Hello to all my listeners and again welcome to the Learning Zone channel. मैं मोनिका आप सभी का अपने द लर्निंग जोन चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ. फ्रेंड्स, आज हम रोमांटिक पीरियड जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इंग्लिश लिटरेचर का और मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आप ये मान ही लीजिए, इसको नहीं छोड़ा जा सकता है. तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका पार्ट 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं और जिसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों का उसका लिंक भी मिल जाएगा. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि रोमांटिक पीरियड, रोमांटिसिज्म के ऊपर भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. प्लीज आप लोग वो वीडियो एक बार जरूर जाकर के देखिएगा क्योंकि रोमांटिक पीरियड को समझना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रोमांटिक पीरियड के क्वेश्चंस करने से पहले. ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. आज की सीरीज के 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. मैं अपना एक बार पेन सेलेक्ट कर लेती हूँ. So the first question is, from whom did the English romantic poets get the idea of return to nature? So friends, मैं जो भी क्वेश्चंस में ऐसा लगेगा मुझे कि इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी. तो चलिए हम सीधे आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं. तो कौन से ऐसे पोइट हैं जिससे कि रोमांटिक इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स थे वो इन्फ्लुएंस हुए थे रिटर्न टू नेचर की तरफ. ठीक है, मतलब नेचर की तरफ लौटो कह सकते हैं हम, रिटर्न टू नेचर. ठीक है, तो इसका आंसर है राउजी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इंटेलेक्चुअल फादर कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है राउजी. इंटेलेक्चुअल फादर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के राउजी थे. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज, हु गेव अ सेपरेट लाइफ एंड सोल टू नेचर? सो द आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ. Fourth question, Wordsworth made nature the dash of man. Wordsworth ने नेचर को क्या माना है? मैनकाइंड का, ह्यूमन का. सो द आंसर इज टीचर. वर्ड्सवर्थ ने नेचर को एज अ टीचर रिप्रेजेंट किया है, टीचर ऑफ मैनकाइंड. नेचर को उन्होंने हीलर भी बोला है. नेचर इज द हीलर ऑफ मैनकाइंड. हीलर मीन्स जो घावों को भर सकता है, जिसमें ये शक्ति होती है. ठीक है. नेचर एज अ लिविंग सोल, ही एडमायर्स द पीसफुलनेस ऑफ नेचर. ही वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर. जैसे कि हम सभी जानते हैं, रोमांटिक राइटर्स को लवर ऑफ नेचर भी कहा जाता है. एंड वर्ड्सवर्थ इज द फर्स्ट. तो उन्होंने नेचर को एज अ टीचर, एज अ हीलर, लिविंग सोल इस तरह से प्रेज किया है. ठीक है, रिफर किया है अपनी पोएट्रीज में, अपने वर्क्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज वाइडली यूज्ड बाय द रोमांटिक राइटर्स? रोमांटिक राइटर्स के द्वारा मेनली कौन सा ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो बहुत ज्यादा यूज किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन, जिसको हम हिंदी में मानवीकरण के नाम से भी जानते हैं, तो ये रोमांटिक राइटर्स के द्वारा बहुत ज्यादा अपने वर्क्स में, चाहे वो पोइट्री हो या फिर उनके नॉवेल्स हो, कुछ भी, उसमें पर्सोनिफिकेशन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. इमेजिनेशन का, इमोशंस, फीलिंग्स, ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक राइटर के वर्क्स में देखने को मिलती है. जिसका एग्जांपल्स मैं आपको दे सकती हूँ. उनके एक वर्क में दिया हुआ है, चिल विंड विस्पर्ड इन माई ईयर. इस ठंडी हवा मेरे कान में कुछ कह रही है. तो यहाँ पे एयर को मानवीकरण किया गया है. हवा कुछ नहीं कह सकती है कान में, लेकिन पोएम में ऐसे दिया हुआ है, चिल विंड विस्पर्ड इन माई ईयर, वो कुछ कह रही है. तो यहाँ पे एयर को पर्सोनिफाई किया गया है. और इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई. मींस जो लाइटनिंग है वो डांस कर रही है पूरे आकाश में. ठीक है, यहाँ पे भी एक पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल है. एक और इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, अर्थ सफरिंग फ्रॉम ड्राउट. अर्थ सफर कर रही है सूखे से, तो यहाँ पे अर्थ का अर्थ को एक मानव के जैसे यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है कि अर्थ यहाँ पे सूखे की समस्या से सफर कर रही है. माय अलार्म क्लॉक yells at me to get out of bed every morning. मीन्स मेरी अलार्म क्लॉक मुझे जगाती है जल्दी जगने के लिए, अर्ली मॉर्निंग. ठीक है,
तो स्काई और भी बहुत सारे ऐसे वर्क है रोमांटिक राइटर के जिनमें हम देख सकते हैं पर्सोनिफिकेशन इज द मेन फिगर ऑफ स्पीच। स्काईलार्क में, टिंटन एबे में, ओड ऑफ इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, ओड ऑन अ ग्रेशियल अर्न, और भी मतलब मेनली हम कह सकते हैं पोएम्स में पर्सोनिफिकेशन, इमेजिनरी इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब देखने को मिलते हैं रोमांटिक राइटर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which poetic forms are mainly used by the romantic writers? romantic writers के द्वारा कौन से poetic forms mainly use किए गए हैं? तो जिनमें है odes, lyrical ballads, sonnets, ये mainly romantic writers के द्वारा इन forms में अपने जो poem है, अपनी poetries है, वो लिखी गई है, या तो ode forms में, lyrical ballads में, sonnets में. Next question is, what are the main themes ऑफ रोमांटिक राइटर्स? रोमांटिक राइटर्स की मेन थीम्स क्या होती है? मेनली तो लव होता है, ठीक है, लव तो मेनली देखने को मिल जाएगा, ट्रेजेडी, लॉस, गॉड, स्पिरिचुअलिटी, नेचर, ये रोमांटिक राइटर्स की मेन थीम है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8. हु इज द फादर ऑफ रोमांटिक पोएट्री? रोमांटिक पोएट्री का फादर किसे कहा जाता है? तो रोमांटिक पोएट्री का फादर विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है. फ्रेंड्स, ये सारे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट डाउन जरूर करिएगा, और अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर करना. मैं जानती हूँ कि हम बोलते रहते हैं लाइक करना, इससे आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा. ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी लाइक से हमें कुछ मिल रहा है, सबसे मेन चीज हमें मिल रही है तो वो क्या? मोटिवेशन. ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. 9th क्वेश्चन इज, Michael of Wordsworth was included later in lyrical ballads. तो इसमें आंसर दिया हुआ है माइकल. माइकल विलियम वर्ड्सवर्थ का एक वर्क है जो कि लिरिकल बैलेड्स में बाद में इंक्लूड किया गया था. 10th क्वेश्चन इज, which of the following poem is a part of lyrical ballad? इनमें से कौन सी पोएम है जो लिरिकल बैलेड का पार्ट है? The option is Immortality Ode, कुबला खान, क्रिस्टोबेल या टिंटन एबे. तो इसका आंसर है टिंटन एबे. टिंटन एबे लिरिकल बैलेड है जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है और जिसकी ही शुरुआत से रोमांटिक पीरियड स्टार्ट हुआ था लिरिकल बैलेड से की राइटिंग से. 11th question is, the prelude of Wordsworth was published in which year? So prelude वर्ड्सवर्थ का जो एक वर्क है वो कौन से ईयर में पब्लिश हुआ है? तो वो 1850 में पब्लिश किया गया है. 12th question is, the bliss was it that dawned to be alive. Bliss was it that dawned to be alive, but to be young was very heaven. These lines from Wordsworth refers to, ये जो lines है, bliss was it that dawned to be alive, but to be young was very heaven. ये जो lines हैं वो वर्ड्सवर्थ ने किसको रिफर किया है? ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन को वर्ड्सवर्थ के द्वारा रिफर किया गया है, और इस लाइन को एग्जाम में दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि किसके द्वारा लिखी हुई है, तो ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है. ये जो लाइंस हैं ये द प्रिल्यूड जो वर्ड्सवर्थ का वर्क है उसमें से लिया हुआ है. ब्लिस मीन्स होता है खुशी, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हैप्पीनेस. डॉन मीन्स मतलब अर्ली मॉर्निंग टाइम जो होता है, सनराइज होता है जिस टाइम पर. अलाइव मीन्स जिंदा होना. तो इसमें वर्ड्सवर्थ बोलना चाह रहे हैं जब सनराइज होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, एवरीथिंग्स कम अलाइव. इसमें कंपेयर किया गया है कि जब सब जागते हैं इन अर्ली मॉर्निंग, एट द टाइम ऑफ अर्ली मॉर्निंग आफ्टर अ लॉन्ग स्लीप, पूरी रात भर सोने के बाद जब कोई इंसान सनराइज के टाइम पर, डॉन के टाइम पर जागता है, तो ये एक फीलिंग होती है दैट वी आर स्टिल अलाइव, कि हम अभी जिंदा हैं. इस भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी रात अच्छे से गई. तो ये सब जो बातें हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे वर्ड्सवर्थ के द्वारा कही गई थी उनके वर्क द प्रिल्यूड में. 13th question, Keats' statement that we hate poetry that has palpable design of us is sad in relation to, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई है? कीट्स के द्वारा. कीट्स ने ये बात कही है, ये स्टेटमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आ सकता है, और ये भी पूछ सकते हैं कि किसने कहा है, किसके द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया है. कीट्स के द्वारा कहा गया है और ये रिफर करता है वर्ड्सवर्थ को.
इसमें कीट्स बोलते हैं कि पोइट्री शुड बी इन हिज वर्ड्स, कि पोइट्री किसी पोइट का जो वर्क होता है वो उसके अपने खुद के वर्ड्स होने चाहिए, जो नेचुरली होने चाहिए, आर्टिफिशियलिटी नहीं होनी चाहिए उनमें। या तो वो अपने खुद के वर्ड्स या फिर हो ही ना, मतलब या तो वो नेचुरली हो या फिर ना ही हो, ठीक है। तो पोइट्री, पोइट का अपने इनर व्यूज होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं जो वो फील करता है, जो वो नेचुरली होते हैं, वो नेचुरली आए हुए होते हैं, जो उसके हार्ट से निकलते हैं, उनमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं होती है। अगर आर्टिफिशियलिटी है तो बेटर है कि वो ना ही हो। तो यहाँ पे ये सब चीजें कीट्स ने कही है। 14 क्वेश्चन इज टू डिसेक्ट इज टू किल appears in the, ये जो स्टेटमेंट है टू डिसेक्ट इज टू किल, ये किस में appears होती है, कौन से वर्क में? तो इस वर्क का नाम है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज without contraries no progression appears in without contraries no progression। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो ब्लेक के द्वारा कोट किया गया है, जिसमें वो बोलते हैं कि विदाउट कॉन्ट्रेरीज देयर इज नो प्रोग्रेशन, कि अगर विरोधी है तभी कुछ प्रोग्रेशन है। मींस अगर अच्छी चीज है तो बुराई भी होगी, अट्रैक्शन है तो रिपल्शन भी होगा, रीजन के साथ एनर्जी होगी, लव है तो हेट्रेड भी होगा, एंड दीज ऑल आर नेसेसरी टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, ये लाइन, ये जो कोट है, ये किस सॉन्ग मतलब किस वर्क में अपीयर्स की गई है? ये सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में देखने को मिलेगी। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये। 17th क्वेश्चन एंड नेवर टर्न्स अ स्टोन appears in which poem? and never turns a stone, important line, माइकल पोएम में ये है, माइकल वर्क में ये लाइन कोट की गई है। 18th क्वेश्चन इज वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पब्लिकेशन वाज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ का फर्स्ट पब्लिकेशन कौन सा था? तो उनका फर्स्ट पब्लिकेशन था डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। 19th क्वेश्चन फॉर whom did ब्राउनिंग सेज, ब्राउनिंग ने ये बात किसके लिए कही है? फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, तो ये बात वर्ड्सवर्थ के लिए कही गई है। इस लाइन को, इस कोट को देख करके आपसे ये भी पूछा जा सकता है that who quotes this statement? So Browning quotes this statement for William Wordsworth. 20th question. Who wrote our sweetest song are those that tell of saddest thought? P.B. Shelley. Important quote है ये और आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। P.B. Shelley, पर्सी बाइसी शैली के द्वारा ये कोट किया गया है in the poem Skylark में, जिसमें वो बोलते हैं विदाउट इंटेंस सैडनेस वी वुड नेवर नो इंटेंस हैप्पीनेस। जब किसी के पास दुख होता है तभी उसको उसकी खुशी फील होती है, जिसके पास कभी कोई दुख ही नहीं है तो वो खुशी को क्या फील कर पाएगा कि ये चीज खुश होती है। जिसको सब चीज मिलती है तो उसको क्या पता होगा कि किस चीज की कमी होना किसे कहते हैं। जिसके पास किसी चीज की कमी होगी, जब उसको वो चीज मिलती है तब उसे पता चलता है कि इसकी वैल्यू क्या है। जैसे कि इसमें ये पोएम में की लाइन भी है कि जीत की वैल्यू वही इंसान कर सकता है जिसने हार का स्वाद चखा हुआ हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21 हु रोट दिस, ही किसने ये लाइन कही है, किसने ये लाइन लिखी है? ही प्रेड वेल हु लव्ड वेल बोथ मैन एंड बर्ड एंड बीस्ट, ये एस.टी. कॉलरिज के द्वारा लाइन लिखी गई है। 22nd क्वेश्चन सर वॉल्टर स्कॉट कलेक्टेड स्कॉटिश बैलेड्स and published them along with his own in Minstrelsy of the Scottish Border. सर वॉल्टर स्कॉट के द्वारा स्कॉटिश बैलेड में ये कलेक्ट किया गया है। 23 क्वेश्चन who defines poetry as a spontaneous overflow of powerful feeling? The most important line, poetry as a spontaneous overflow of powerful feelings, वर्ड्सवर्थ की लाइन है ये, जिसमें वो बोलते हैं पोइट्री इज अ मैटर ऑफ इंस्पिरेशन। पोइट्री में पोइट की भावनाएं छुपी हुई होती है। पोइट कैन नॉट राइट अंडर प्रेशर, ठीक है। मतलब पोइट कोई
व्यक्ति कविता लिखता है, मान लीजिए शायरी भी लिख रहा है, तो वो क्या किसी के अंडर प्रेशर में आके कर सकता है क्या? उसकी भावनाएं आ सकती है उस वर्क में, उसके वर्क में नहीं आ सकती। तो इसका मतलब पोइट्री जो होती है उसका मेन सोर्स क्या होता है? मेन सोर्स उसका हर्ट होता है। पोइट्री एज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। 24th question. Who is still here? The still sad music of humanity. Wordsworth. To me, the meanest 25 question. To me, the meanest flower that blows can give a thought that does often lie too deep for tears. These lines are from Immortality Ode. Immortality Ode जो बहुत ही important poem है, से ये line ली गई है. To me, the meanest flower that blows can give a thought that does often lie too deep for tears. आप लोगों को पता ही होगा कि कोई भी जो एग्ज़ाम्स में जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो KVS का हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें आप इंग्लिश का ये टेस्ट जो देते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं वर्क से। लाइंस दे दी जाती है, कोट्स दे दी जाती है, पूछा जाता है कौन से वर्क से, कौन सी पोएम से लाइंस ली गई है, कौन से राइटर ने ये लिखी है ये लाइंस, किसके द्वारा ये कोट्स की गई है। तो ये जो कोट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिन पर हमें ज़्यादा फोकस करना होता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इन कोट्स को लेकर के पर्टिकुलर वन बाय वन राइटर्स के साथ कि किस जैसे कि वर्ड्सवर्थ है, तो उनके सारे वर्क्स में जो उनकी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं इनको लेकर के मैं वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर ज़रूर करिए। प्लीज़, मैं इतना ही बोल सकती हूँ आप लोगों से। आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेगा। आप लोगों का लाइक हमारे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।